हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। माई सेल्फ तेजस्विनी। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की एमसीक्यू की थर्ड क्लास कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ। जो हम लोग क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं एंड सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट का फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। किस बेसिस पे? पहला है डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, या फिर डिफरेंस इन देयर एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज और द स्टेशनरी फेज, या डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज डिफरेंस इन देयर एफिनिटी फॉर मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज क्या होता है? इसमें हमारा मिक्सचर, द मिक्सचर विच इज डिसॉल्व इन अ फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या? मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन अ फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। देन ये क्या करता है? इसको कैरी करता है थ्रू अनदर स्ट्रक्चर होल्डिंग मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर होल्डिंग, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रक्चर होल्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। इन दोनों की एफिनिटी में जो डिफरेंस आता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस रन कराते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स टू म्यूचुअली क्या? इमिसिबल फेसेस, मिसिबल फेसेस, सॉल्युबल फेसेस, या नन ऑफ द अबव। जो क्रोमेटोग्राफी हम लोग रन कराते हैं वो किस बेसिस पे कराते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, दैट इज इमिसिबल फेसेस। इसमें कौन से इमिसिबल फेसेस आते हैं? हमारे दो होते हैं। पहला होता है मोबाइल फेज और दूसरा होता है हमारा स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज क्या होता है? इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये हमारा स्टैटिक रहता है। और जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो क्या करता है? कैरी करता है। ये कैरिड के लिए यूज किया जाता है। ये ज्यादातर हमारा लिक्विड होता है और ये हमारा सॉलिड रहता है। जैसे इन केस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी में ये हमारा गैस हो जाता है, हमारा आई मीन ये लिक्विड हो जाएगा, और जो हमारा मोबाइल फेस होगा वो हमारा गैस हो जाता है। बाकी सारी क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो मोबाइल फेस रहता है वो लिक्विड रहता है और स्टेशनरी फेस सॉलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज नो नीड ऑफ सपोर्ट इफ पैक्ड इन अ कॉलम व्हेन द स्टेशनरी फेस इज, मतलब हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता अगर पैक्ड है वो कॉलम में कौन सा स्टेशनरी फेस हो? ए गैस, बी लिक्विड, सी सॉलिड, या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज सॉलिड। अगर हमारा सॉलिड फेस होता है तो क्या होता है? बेसिकली उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी इन अ क्लोज पैकिंग होते हैं, इसलिए उसमें ना फर्दर नो नीड ऑफ सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब फर्दर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर ऑलरेडी इन क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेशनरी फेज। इन सब में से हमारा कौन सा स्टेशनरी फेज नहीं है? तो पहला है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थर्ड वन इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज डी इज सॉलिड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, दैट इज सॉलिड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब जो हमारा सॉलिड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें ये स्टेशनरी फेज क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा क्या होता है, ये फेज कैन नॉट प्रोवाइड एनी फ्लूइडिटी। क्या होता है ये हमारा? दिस फेज कैन नॉट प्रोवाइड एनी फ्लूइडिटी, इसलिए हमारा ये स्टेशनरी फेज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग। हमारा जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है वो टेक्निक होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ क्या? आयंस दैट आर नॉट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, बी आयंस दैट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सी आयंस दैट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्यूट, या फिर डी दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आयंस दैट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो हमारा जो ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है वो टेक्निक होता है फॉर सेपरेटिंग आयंस दैट आर डिसॉल्व इन अ
सॉल्वेंट। ओके, इसमें होता क्या है, जो हमारा आयन डिसॉल्व होते हैं सॉलिड में, इसमें जो सॉलिड होता है वो क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग सॉल्वेंट करें तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या बेसिकली, तो सॉलिड क्या होता है हमारा, इज द मटेरियल, solid is the material which is dissolved, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होता है, is the material in which this is dissolved। क्या होता है इसमें, इस सॉल्वेंट की क्या होता है, सॉल्वेंट इज अ सॉल्यूशन इन विच इट इज डिसॉल्व्ड, मतलब ये क्या होता है, इसमें इसको हम जब डिसॉल्व करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, इज द सॉल्यूशन, सॉरी आई मीन इज द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिसॉल्व, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, इसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन, हमारे जो एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं किस बेसिस पे, ए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साइज के ऊपर, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के ऊपर, मॉलिक्यूलर फेज, डी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड साइज के बेसिस पे करते हैं। हमारे ये दोनों फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन द साइज, इसमें साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारा क्या है, इसमें हमारा इसमें पोरस मटेरियल हमारा ये बना होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज इस साइज के हमारे ये पोर्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग छोटे छोटे और थोड़ा बड़ा क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूल्स में डालते हैं, कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डालते हैं सेपरेशन करने के लिए। अब क्या होता है, इसमें हमारे जो छोटे साइज के बीड्स होते हैं तो वो तो इस रेजिन में जाके एंटर कर जाते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं वो साइड से, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उससे इल्यूट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये फास्ट इल्यूट हो जाते हैं, बट जो हमारे इसके अंदर एंटर कर जाते हैं इस पोरस में जो रेजिन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इनका लॉन्ग रिटेंशन टाइम हो जाता है, और इसकी बेसिस पे हमारा क्या होता है, ये फर्दर इल्यूट होते हैं थोड़ा लेटर, क्या होता है इनका लेटर इल्यूजन होता है। तो हमारा जिस साइज के हम लोग बीड्स ये लेंगे, रेजिन लेंगे, जितने टाइप का पोर्स होगा उसी के बेसिस पे हमारा इसका एक्सक्लूजन होगा, मतलब क्या होगा, इल्यूट होंगे। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साइज पे हमारा डिपेंड करता है इस ये वाली क्रोमेटोग्राफी, इसकी बेसिस पे हम लोग मतलब किस साइज का ले रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम रेजिन और डिसाइड करते हैं, उसका साइज, पोरस का साइज भी डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूजन होती है, आयन एक्सचेंज होती है, एड्सॉर्प्शन होती है या एब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7th का वो है हमारा सी, दैट इज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एक्सक्लूजन मैंने अभी बताया क्या होता है हमारी, जिसमें हम लोग साइज के बेसिस पे हम लोग क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं। ये आयन एक्सचेंज क्या होता है, ये दो टाइप की होती है, एक होती है अनायनिक और एक होती है कैटायनिक, ठीक है। अनायनिक और कैटायनिक में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉलम होते हैं दोनों में, अगर हम लोग एनायनिक ले रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रेजिन प्रेजेंट होती है इसमें, और साथ में इसके नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डेट इज लूजली अटैच्ड रहता है। और जब कैटायनिक लेते हैं तो इसमें क्या होता है, अनायनिक रेजिन प्रेजेंट होती है नेगेटिव, और इसमें हमारा पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डेट इज लूजली अटैच्ड रहता है। अब क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल की हम लोग सेपरेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज प्रोटीन की करा रहे हैं, तो नेगेटिव वाला है क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी इसकी तरफ, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो लूजली अटैच है इसको वो रिमूव करा देता है और खुद जाके अटैच हो जाता है। फर्दर क्या होता है, ये जितने भी हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं लूजली फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो हट जाते हैं, और इसमें से हम लोग सिर्फ क्या बचता है, ये रेजिन बचता है, और हमारा ये जो हम लोग नेगेटिव एलिमेंट लिया था हम लोगों ने वो जाके अटैच होता है, और इसको क्या करते हैं, इसको ये रिमूव कर देता है। रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो भी साइड में मतलब इसको हटा देता है अपने पास से, यहाँ से रेजिन से हटा देता है, खुद जाके अटैच हो जाता है। फिर हम लोग इसमें बफर्ड सॉल्यूशन डालते हैं जो मतलब वॉशिंग करने के लिए, और ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इल्यूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ से इल्यूट कर देते हैं।
फिर फर्दर जब ये वाला बॉन्डिंग बन जाती है तो इसके बाद हम लोगों को ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग इसकी फर्दर बफर सॉल्यूशन यूज करके इल्यूट करा लेते हैं और हम लोग इसको फर्दर क्वांटिफिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। सिमिलरली इसमें रहता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइन का कोई भी हमारा मॉलिक्यूल आएगा वो जाके इससे अटैच हो जाता है। इस फंक्शनल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच था लूजली, जो लूजली बाउंड था उसको रिमूव कर देता है, इसको इल्यूट कर दिया जाता है। देन इसके बाद जो ये बॉन्डिंग बन जाती है इसके साथ और ये रिमूव हो जाता है, फिर इसको हम लोग बफर सॉल्यूशन डाल के इल्यूट कर लेते हैं और फर्दर क्वांटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, जिसमें दो टाइप की होती है, एक कैटायनिक और दूसरी अनायनिक। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होती है सरफेस क्रोमेटोग्राफी, मतलब किसी भी सरफेस पे सिर्फ जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। एब्जॉर्ब में क्या होता है, मतलब फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लाइक सोया चंक्स अगर हम पानी में डालते हैं तो वो फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई चौक ले रहे हैं उसके सरफेस पे अगर हम लोग इंक डाल देते हैं और उसको फर्दर अगर हम लोग यहाँ से हटा के देखते हैं तो नीचे हमारा व्हाइट चौक ही रहता है, मतलब वो सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो हमारी ऐसे ही गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, क्योंकि एज पर बेसिक प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है इन द गैस क्रोमेटोग्राफी वो सिर्फ एब्जॉर्ब होता है ऑन द सॉलिड सरफेस, नॉट गॉट एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉपर सॉल्वेंट दैट इज पास थ्रू द कॉलम फॉर इल्यूशन सो दैट सेपरेटेड कंपोनेंट्स कैन बी कलेक्टेड इज कॉल्ड। जो हमारा प्रॉपर सॉल्वेंट जो हम लोग पास करते हैं थ्रू द कॉलम में फॉर इल्यूशन सो दैट सेपरेटेड कंपोनेंट्स कैन बी कलेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, बफर सॉल्यूशन, मोबाइल फेस, ये नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, दैट इज बफर सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि हम लोग इल्यूट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, बफर सॉल्यूशन डालते हैं जिससे कि ये इल्यूजन हो जाता है। तो ठीक है, ये प्रॉपर सॉल्वेंट होता है जो हम लोग कॉलम में यूज करते हैं फॉर द इल्यूशन सो दैट सेपरेट कंपोनेंट्स कैन बी कलेक्टेड। ठीक है, उसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हम लोग कौन सा इल्यूशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बफर सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन रहती है उसमें सॉल्ट की। The relative, next क्वेश्चन हमारा, the relative solubility of the solute in both the phases determines the, हमारी जो relative solubility होती है solute की वो both phases मतलब मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में क्या डिटरमाइन करती है, पहला rate of movement of solvent, दूसरा rate of disappearance of solvent, तीसरा rate of movement of solute, fourth is rate of disappearance of solute। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। जो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट जो होती है इन बोथ द फेसेस डिटरमाइन द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमारा ये बेसिकली जो की जाती है, जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होती है कैसे क्यों होती है, एज सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। कैसे होती है, एज सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मोबाइल फेस होता है अगर गैस है, अगर हमारा मोबाइल फेस गैस है तो जो मूवमेंट होगी सॉल्यूट की वो डिटरमाइन की जाएगी बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी सॉल्युबिलिटी या फिर लास्ट इज वोलेटिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वोलेटिलिटी। क्यों, जो हमारा मोबाइल, अगर मोबाइल फेस गैस रहता है तो हमारी जो मूवमेंट होती है सॉलिड की वो वोलेटिलिटी पे होगी, बिकॉज गैस इज ऑलवेज मेजर्ड इज, मतलब जो गैस को हम लोग मेजर करते हैं वो ऑलवेज हम वोलेटिलिटी में करते हैं, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में नहीं करते। क्या होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज मेजर्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग गैस को, सॉरी वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी। 11th क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज टेक्निक्स इज ऑफन कंसिडर्ड अ सुटेबल पॉलिशिंग स्टेप इन अ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। हमारे जो सारे स्टेप्स हैं इसमें से कौन सी टेक्निक को ऑफन कंसिडर किया जाता है सुटेबल फॉर पॉलिशिंग स्टेप्स इन अ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन स्ट्रेटेजी। तो पहला है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं एसी, बी है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी IEX, सी है हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी, डी है हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो प्यूरिफिकेशन स्ट्रेटेजीज होती है वो कंप्राइसेस होती है
कैप्चर स्टेप्स, इमीडिएट प्यूरिफिकेशन और पॉलिशिंग स्टेप्स, मतलब जो हम लोग ये करते हैं जो टेक्निक यूज की जाती है फर्दर इसमें SCEC में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या होती है। पहला होती है हमारी कैप्चर स्टेप्स, दूसरी होता है इमीडिएट प्यूरिफिकेशन और थर्ड होता है प्यूरिफिकेशन स्टेप। तो हमारा ऐसे ही हमेशा ऑफन यूज किया जाता है, फाइनल स्टेप टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी, मतलब लास्ट में हमारे कोई माइनर इम्प्योरिटीज हैं या फिर मिसफोल्ड प्रोटीन्स रह जाती है, तो इन सबको हम लोग पॉलिशिंग करके रिमूव करते हैं। तो उसके लिए जो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है वो होती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, किसके लिए यूज की जाती है, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? पहला होता है हमारा कैप्चर स्टेप्स, दूसरा होता है इमीडिएट प्यूरिफिकेशन और तीसरा होता है हमारा पॉलिशिंग स्टेप्स। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में कोई माइनर सा हमारा इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी है या फिर मिसफोल्ड प्रोटीन है, तो इन सब का जो फाइनल लास्ट में पॉलिशिंग की जाती है वो कौन करता है? SCE करता है। कौन सा? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? जिसमें साइज की बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, फर्दर हम लोग जैसे मतलब साइज के बेसिस पे जो हम लोग क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पोरस मेटेरियल प्रेजेंट होता है, उसमें हम लोग बीड्स प्रेजेंट होते हैं रेजिन्स के, और जो बड़े साइज के होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से बाहर रिमूव हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं वो पोरस मटेरियल में जाकर स्टक हो जाते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, वो दे लेटर इल्यूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी ऑफ प्रोटीन, जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है प्रोटीन की, वो कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इन केस ऑफ दिस जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी? पहला है कि लार्ज और एलोंगेटेड प्रोटीन्स जो होती है वो एंटर करती है पोर्स इन द बीड्स। बी, स्मॉल प्रोटीन्स एंटर द पोर्स इन द बीड्स। सी, लार्ज और एलोंगेटेड प्रोटीन्स इल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्रोटीन लेटर, या फिर स्मॉल प्रोटीन्स इल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो बड़े और एलोंगेटेड प्रोटीन्स होती है वो क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं पोर्स बीड्स में। मतलब ये जो हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें पोरस मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसमें जो बड़े और एलोंगेटेड प्रोटीन्स है वो एंटर कर जाते हैं इस पोर्स की बीड्स में, या फिर जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो इसमें एंटर करते हैं, या फिर जो लार्ज और एलोंगेटेड प्रोटीन्स होती है वो इल्यूट हो जाते हैं बॉटम से फॉल में, लेकिन बहुत बाद में इल्यूट होते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है कि जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो इल्यूट होते हैं बॉटम से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, हमारा करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि क्या होता है हमारा, इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके क्या हो जाते हैं हमारे इसमें स्टक हो जाते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से पहले निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो गिवन है कि फर्स्ट निकल जाएंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें स्टक हो जाते हैं। लार्ज एलोंगेटेड लेटर में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से पहले ही निकल जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे पोर्स में जाके स्टक हो जाते हैं, ये करेक्ट है। और लार्ज एलोंगेटेड एंटर करते हैं पोर्स में, नहीं, वो तो लार्ज एंटर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ा बड़ा साइज के पोर्स होते ही नहीं है, तो सिर्फ छोटे जाके स्टक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन सब में से कौन से में लीनियर रिलेशनशिप होती है? इनमें से कौन सी दो रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है फॉर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी? तो पहला है अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दूसरा है रिलेटिव इल्यूजन वॉल्यूम ऑफ अ प्रोटीन, जिसमें क्या होता है वॉइड वॉल्यूम ओवर इल्यूजन वॉल्यूम ऑफ अ प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथम ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, डेट इज सेकेंड एंड थर्ड। मतलब जो हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें दो फॉलोइंग जो लीनियर रिलेशनशिप बनाती है वो कौन सी दो होती है? रिलेटिव इल्यूजन वॉल्यूम ऑफ अ प्रोटीन, मतलब कितना उसका इल्यूजन वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन का, प्लस लॉगरिथम ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों पे हमारा क्या होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है वो क्या होती है, बेसिक साइज एक्सक्लूजन होती है, इसे जेल परमिशन भी कहते हैं। तो उसमें दो ही चीज पे होता है, एक ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और दूसरा हमारा कि उसमें प्रोटीन की वॉल्यूम कितनी ले रहे हैं, रिलेटिव वॉल्यूम क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अनदर टर्म फॉर जेल फिल्ट्रेशन। जो हमारे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है उसका अनदर डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं? पहला डिसॉल्टिंग,
बी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, सी परमेशन क्रोमेटोग्राफी, लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? हमारा डीसॉल्टिंग इसे नहीं बोलते, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोलते हैं, परमिशन क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी इसको बोलते हैं, और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी इसी को बोलते हैं। तो ये चारों एक ही क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट नेम्स हैं। तो आपको एग्जाम में किसी भी नेम से आपको ये क्रोमेटोग्राफी में आ सकता है नाम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बेसिकली साइज के मेटेरियल बेस पे हम लोग इसका क्रोमेटोग्राफी को रन कराते हैं, जिसमें पोरस मेटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसमें हम लोग अब जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डालते हैं जो सेपरेशन के लिए बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, वो हमारे इसमें स्मॉल बीड्स जो होते हैं, मतलब ये जो पोरस मटेरियल होता है इसमें हमारे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टक कर जाते हैं और धीरे धीरे मूव करते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से बाहर जाके इलेट हो जाते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो ये सारे इसी एक ही क्रोमेटोग्राफी के लिए डिफरेंट नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ जेल फिल्ट्रेशन। इन सब में से हमारा कौन सा एप्लीकेशन नहीं है जेल फिल्ट्रेशन का? पहला है प्यूरिफिकेशन, बी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, सी प्रोटीन कंसेंट्रेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारे जो इसमें कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, मतलब ये सारे हमारे एप्लीकेशन है। प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है, और प्रोटीन की कंसेंट्रेशन पता करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो हमारे ये तीनों के तीनों ही करेक्ट आंसर है, मतलब तीनों के तीनों ही एप्लीकेशन होते हैं जेल फिल्ट्रेशन में। ठीक है, नन ऑफ द अबव इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेशनरी फेसेस कॉमनली यूज फॉर द जेल फिल्ट्रेशन कॉलम। जेल फिल्ट्रेशन कॉलम के लिए हमारे दो फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है मोबाइल फेज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा स्टेशनरी फेज। तो जो स्टेशनरी फेज में हमारा कॉमनली कौन सा मतलब मेटेरियल यूज किया जाता है? डेक्सट्रिन किया जाता है, एग्रोस किया जाता है, या सिलिका किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डेक्सट्रोज एंड एग्रोस, दूसरा ऑप्शन है एग्रोस एंड सिलिका, थर्ड ऑप्शन है डेक्सट्रोज एंड सिलिका, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम लोग जो स्टेशनरी फेस यूज करते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसमें ये तीनों का यूज किया जा सकता है, डेक्सट्रिन का भी, एग्रोस का भी, और सिलिका का भी। ओके, 17th क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटेरियल्स आर यूज्ड फॉर साइज एक्सक्लूजन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो साइज एक्सक्लूजन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उनके लिए कौन से टाइप का मेटेरियल यूज करते हैं हम लोग? पहला है स्टाइरिन पॉलीविनाइल बेंजीन पॉलीमर्स, सेकंड 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मेटाएक्राइलेट पॉलीमर्स, या फिर पोरस ग्लासेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो हम लोग साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसके लिए हम लोग पोरस ग्लास को भी यूज कर सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मेटाएक्राइलेट पॉलीमर्स भी यूज कर सकते हैं, स्टाइरिन पॉलीविनाइल बेंजाइल पॉलीमर्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर जो है हमारे करेक्ट है। ओके, 18th क्वेश्चन है हमारा कि द रेशियो जो होता है ऑफ the ratio of adjusted retention time for analyte to the retention time of the mobile phases। जो रेशियो होता है adjusted retention time for the analyte का to the retention time of the mobile phase, उसको क्या बोलते हैं? retention factor, selectivity factor, retardation factor, या capacity factor। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, जो हम लोग ये retention time for analyte to the ratio of retention time of mobile phase, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, इसको कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एफिशिएंसी होती है ऑफ सेपरेशन, जो एफिशिएंसी होती है फॉर सेपरेशन, वो डिक्रीज कर दी ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब इन सब की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी होती है सेपरेशन की वो डिक्रीज कर जाती है। ऐसा कौन सा है जिससे नहीं होती है? तो पहला है एडी का डिप्रेशन, ठीक है, एडी डिप्रेशन, बी वेरी हाई फ्लो रेट्स, सी वेरी लो फ्लो रेट्स, डी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थॉर्टिकल प्लेट्स। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ थॉर्टिकल प्लेट्स। अगर हमारे जो थॉर्टिकल प्लेट्स में इंक्रीज हो जाता है तो एफिशिएंसी जो होती है सेपरेशन की वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, बाकी सबसे हमारी नहीं होती है। ठीक है,
ठीक है, आई मीन इससे हमारी नहीं होती, बाकी सबसे हो जाती है। जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ऑल ऑफ इन सब की वजह से, एक्सेप्ट द वन दैट इज थ्योरेटिकल प्लेग्स। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो टेक्निक यूज की जाती है फॉर द एनालिसिस ऑफ स्मॉल नॉन आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज आयन एक्सचेंज। हमारा आयन एक्सचेंज मतलब अनायन की बात हो रही है, यहाँ पर आयन की बात हो रही है, पोलर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो इससे करेक्ट पता चल जाता है कि आयन मतलब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी। एड्सॉर्प्शन क्या होती है? सरफेस क्रोमेटोग्राफी में यूज की जाती है। ठीक है, पार्टीशन लाइक हमारी जैसे टीएलसी हो गई, ठीक है, जिसमें हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं और इसमें टीएलसी प्लेट को डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मिक्सचर अपना कंपोनेंट डालते हैं, इसको सिर्फ टिप को इतना टच करते हैं जिससे कि ये क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेट लगा देते हैं, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट होता है, फिर ये कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जब इसका पूरा मूवमेंट यहाँ तक एंड पॉइंट पे टच हो जाता है तो हम लोग इस टीएलसी प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं, उसको ड्राई करके उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का पार्ट आ जाता है। आयन एक्सचेंज में हमारा कैटायनिक और एनायनिक होता है, जो हमारी टेक्निक यूज की जाती है स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। साइज एक्सक्लूजन वो होता है जिसमें हम लोग पोरस मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, और हमारे जो स्मॉल बीट्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, लेटर इल्यूट होते हैं, और बड़े बड़े जो होते हैं वो हमारे साइज के थ्रू फर्स्ट हमारे रिमूव हो जाते हैं। और ओके, एड्सॉर्प्शन मैंने बताई थी, सरफेस क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। हम लोग आगे के लेक्चर में बाकी के एमसीक्यूज कवर करेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।